कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़े सरकारी सिस्टम में अपनी जिंदगी के 10 अहम साल दे दिए हैं। हाँ, मतलब एक दशक पूरा। बिल्कुल। उसने अपने काम में महारत हासिल कर ली है, उसकी एक पहचान बन चुकी है, लेकिन फिर परिवार की कुछ ऐसी जरूरतें सामने आती हैं कि उसे अपने गृह राज्य यानी अपने होम जोन वापस लौटना पड़ता है। जो कि बहुत आम बात है। हाँ, है ना? लेकिन जब वो प्रशासन के पास जाता है तो उससे कहा जाता है कि घर वापसी तो हो जाएगी, लेकिन इसके बदले में उसे अपने 10 साल के अनुभव की आहुति देनी होगी। मतलब उसे नई जगह पर बिल्कुल एक फ्रेशर की तरह लिस्ट में सबसे नीचे से शुरुआत करनी होगी। बॉटम सीनियरिटी। हाँ। सुनने में ये किसी डायस्टोपियन फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन ये भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों की असलियत है। तो आज की इस खास डीप डाइव में वीरू टेक चैनल पर आप सभी का स्वागत है और हम इसी जटिल प्रशासनिक चक्रव्यूह को डिकोड करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी विषय है। हाँ, तो हमारा मिशन आज उस पूरी प्रेजेंटेशन या नियमावली को समझना है जो ये तय करती है कि ट्रांसफर कैसे होता है, इसके नियम क्या हैं और जब सिस्टम मनमानी करने लगे तो आपके कानूनी अधिकार क्या हैं। देखिए, इस पूरे विषय की गहराई को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि रेलवे कोई आम कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। हाँ, मतलब स्केल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे देश की धमनियों की तरह काम करता है। हमारे सामने जो सोर्स डेटा है, जिसमें IREC नियम और अलग-अलग RBE सर्कुलर शामिल हैं, वो महज कागज के टुकड़े नहीं है। तो वो एग्जैक्टली हैं क्या? अगर हम इसे थोड़ा तकनीकी भाषा में समझें तो IREC यानी इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड इस पूरे सिस्टम का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम या आप कह सकते हैं कि संविधान है। अच्छा, मेन OS है ये। हाँ, और जो RBE सर्कुलर होते हैं यानी रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट सर्कुलर, वे समय समय पर आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स या पैच हैं जो सिस्टम की कमियों को फिक्स करते हैं। ओके, समझ गया। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल चलता है। ये संतुलन का खेल, मतलब बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया आपने। हमारे सोर्स डेटा में IREC नियम 226 का जिक्र है, जहां एक तराजू की कल्पना की गई है। एक तरफ प्रशासनिक अधिकार है और दूसरी तरफ कर्मचारी कल्याण है। बिल्कुल। अगर इसे किसी सर्वर और नेटवर्क की तरह देखा जाए ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट का मतलब है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ये विशेषाधिकार है कि वो डेटा पैकेट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी रूट करे ताकि नेटवर्क क्रैश ना हो। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। प्रशासन की पहली जिम्मेदारी यही है कि देश के हर कोने में ट्रेनें समय पर और सुरक्षित चलें। इसलिए किस कर्मचारी को कहाँ तैनात करना है, ये प्रशासन का मूल अधिकार है। लेकिन वो तराजू का दूसरा पलड़ा भी तो है। एकदम सही। दूसरा पल्ला कर्मचारी कल्याण का है। सर्वर नोड्स के विपरीत ये इंसान हैं। हाँ, मशीनें नहीं है। शारीरिक क्षमताएं हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और कभी-कभी विशेष मेडिकल स्थितियां भी होती हैं। तो IREC नियम 226 यही सुनिश्चित करता है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया केवल एक तरफा ना हो। मतलब कोई अधिकारी अपनी मनमर्जी से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। स्पष्ट प्रोटोकॉल होने चाहिए। लेकिन जब असल जिंदगी में कोई कर्मचारी इस सिस्टम के जरिए अपने घर वापस जाने की रिक्वेस्ट डालता है तो उसके सामने एग्जैक्टली क्या विकल्प होते हैं? हमारे डेटा में 5 मुख्य रास्तों का वर्णन है। क्या ये वाकई उतने ही सीधे हैं जितने कागज पर दिखते हैं? देखिए, कागज और हकीकत में हमेशा फर्क होता है। जो पहला रास्ता है ना, वो सबसे तेज माना जाता है, पारस्परिक स्थानांतरण या म्यूचुअल ट्रांसफर। ओके, ये कैसे काम करता है? इसका सिद्धांत सीधा है। अगर कोई व्यक्ति स्टेशन A से B पर जाना चाहता है तो उसे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो B से A पर आना चाहता हो। क्योंकि इसमें दोनों जगह की रिक्ति तुरंत भर जाती है, इसलिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। 0 वेट टाइम। अरे वाह, ये तो एकदम पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन जैसा हो गया। लेकिन हर किसी को अपना परफेक्ट मैच मिल जाए ये जरूरी तो नहीं है ना। मान लीजिए मुझे म्यूचुअल पार्टनर नहीं मिला, तब बात आती है पति या पत्नी के आधार पर ट्रांसफर की, जिसे स्पाउस ग्राउंड कहते हैं। अच्छा। अगर किसी कर्मचारी के पार्टनर पहले से ही राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी में है तो परिवार को एक साथ रखने के लिए कर्मचारी ट्रांसफर मांग सकता है। लेकिन कोई कैच है इसमें? हाँ, सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कम से कम 1 वर्ष की सर्विस अनिवार्य है, ताकि कोई भर्ती होते ही तुरंत ट्रांसफर का फायदा न उठा ले। हाँ, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड समझ में आता है। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं या जिनके जीवन साथी सरकारी सेवा में नहीं है, उनके लिए तो ये रास्ता बंद हो गया। वो क्या करेंगे? उनके लिए तीसरा और सबसे लंबा रास्ता है स्वयं के अनुरोध पर यानी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। और ये लंबा क्यों है? क्योंकि ये पूरी तरह से एक क्यू सिस्टम पर काम करता है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 5 साल तक अपनी वर्तमान जगह पर काम करना ही होता है। बाप रे, 5 साल? हाँ, और उसके बाद आप आवेदन करते हैं और फिर उस जोन में जब भी कोई जगह खाली होती है तो वरिष्ठता के आधार पर आपका नंबर आता है। इसमें कई बार सालों लग जाते हैं। मतलब ये काफी थका देने वाला प्रोसेस है। और बाकी के 2 रास्ते शायद उन स्थितियों के लिए हैं जहां मानवीय दृष्टिकोण सबसे ऊपर रखा जाता है। बिल्कुल। चौथा विकल्प दिव्यांग कर्मचारियों और केयर गिवर्स के लिए है। यहाँ सिस्टम को पूरी संवेदनशीलता दिखाता है, कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है। मतलब इमीडिएट एक्शन? हाँ, अगर कारण जायज है। और 5वां रास्ता है अनुकंपा के आधार पर या कॉम्पेंसेटरी ट्रांसफर।
जैसे अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है और उसकी विधवा रेलवे ज्वाइन करती है, तो उसे अपनी सहूलियत की जगह पर ट्रांसफर मांगने के लिए बस 1 साल रुकना होता है। ये पांचों रास्ते एक पूरा ढांचा तो तैयार करते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है जिसे समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। सोर्स दस्तावेज में मास्टर सर्कुलर 34 का उल्लेख है। ओहो, द सीनियरिटी स्वैप इंजन। एग्जैक्टली जब मैंने इसे पढ़ा ना तो मुझे ये सिस्टम बहुत ही क्रूर लगा। अगर कोई व्यक्ति ऑन रिक्वेस्ट या स्पाउस ग्राउंड पर अपने होम जोन में जाता है तो उसे बॉटम सीनियरिटी दी जाती है। हाँ, लिस्ट में सबसे नीचे। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर एक कर्मचारी कितने सालों के अनुभव को इस तरह जीरो क्यों कर दिया जाता है? क्या सिस्टम जानबूझकर लोगों को घर जाने से रोकना चाहता है? देखिए, मैं समझ सकती हूँ, सतह से देखने पर ये किसी पेनल्टी की तरह ही लगता है ना? हाँ, लेकिन अगर हम सिस्टम के दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति के नजरिए से सोचें तो तस्वीर पूरी बदल जाती है। मान लीजिए कि आप उस होम जोन के एक स्थानीय कर्मचारी हैं। आपने वहां 8 साल काम किया है और अब प्रमोशन लिस्ट में आपका नंबर सबसे ऊपर है। ओके, ठीक है। अचानक दूसरे जोन से 10 साल का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेकर आता है। अगर सिस्टम उसे उसकी पूरी सीनियरिटी के साथ स्वीकार कर ले तो वो सीधा लिस्ट में आपसे ऊपर जाके बैठ जाएगा। ओह, तो मेरा प्रमोशन तो रुक गया अनिश्चित काल के लिए। आपका तो कोई कसूर नहीं था ना? हाँ, अब समझ में आया। मतलब ये एक तरह का बफर जोन है ताकि जो डेटा पैकेट पहले से नेटवर्क में लाइन में लगे हैं उन्हें कोई नया पैकेट आकर ओवरराइड ना कर दे। बिल्कुल यही लॉजिक है। बॉटम सीनियरिटी का नियम सजा देने के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। यही वो प्रशासनिक संतुलन है। अगर ये ना हो तो फिर तो अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल, स्थानीय लोगों का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा। हाँ, इस लॉजिक को सुनने के बाद तो ये नियम एकदम जायज लगता है। वैसे जो दर्शक इस वक्त वीरूटेक पर इस गहरी तकनीकी और प्रशासनिक चर्चा का हिस्सा हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सा आग्रह है। अगर आपको ये इनसाइडर जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो ऐसे बड़े संगठनों के काम करने के तरीके को समझना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सीनियरिटी गंवाने के इस डर के कारण ही ना ज्यादातर कर्मचारी उस पहले रास्ते की तरफ लौटते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर। क्योंकि उसमें सीनियरिटी का नुकसान नहीं है। हाँ, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे की जगह ले रहा है, सिस्टम में कोई नया इंसान नहीं जुड़ रहा, तो किसी तीसरे का प्रमोशन प्रभावित नहीं होता। हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस म्यूचुअल ट्रांसफर की भी अपनी एक बहुत जटिल नियमावली है। RBE 08/2019 के सर्कुलर ने इसकी तस्वीर साफ की है। इसमें कुछ बहुत ही सख्त शर्तें हैं। हाँ, वो शर्तें पूरी करनी ही होती हैं। जैसे कि दोनों कर्मचारियों का कैडर समान होना चाहिए, विभाग समान होना चाहिए, और सबसे अहम बात, उन पर कोई DNAR यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर सिस्टम में कोई करप्ट फाइल या पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है तो स्वैप नहीं हो सकता। और इन शर्तों के साथ एक और चीज थी ना, SLA। बिल्कुल, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। इस सर्कुलर ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो यही था। पहले क्या होता था कि 2 लोगों ने स्वैप करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उनकी फाइलें बाबुओं की मेज पर महीनों सालों तक धूल खाती रहती थी। मतलब कोई जवाबदेही नहीं थी। और टेक की दुनिया में तो बिना टाइमलाइन और ट्रैकिंग के कोई भी प्रोसेस फेल होने के लिए ही बना होता है। इसीलिए इस सर्कुलर ने हर स्तर पर दिनों की गिनती तय कर दी। जैसे ही आवेदन सबमिट होता है, सुपरवाइजर को 10 दिन के अंदर उसे आगे बढ़ाना ही होगा। सिर्फ 10 दिन? हाँ। उसके बाद मंडल कार्मिक विभाग को 15 दिन और मुख्यालय को भी 15 दिन का समय मिलता है। स्वीकृति देने के लिए 10 दिन, आदेश जारी करने के लिए 10 दिन और अंत में रिलीफ करने के लिए 15 दिन। वाओ, मतलब एक डिजिटल टाइमर टिक टिक कर रहा है फाइल के साथ। एकदम। और इसमें एक बहुत ही कड़ा नियम भी जोड़ा गया है, नो बैक ट्रैकिंग। अच्छा, ये पीछे न हटने वाला नियम तो पूरी चेन को टूटने से बचाने के लिए? बिल्कुल। मान लीजिए मेरे और आपके बीच स्वैप तय हुआ, मेरी जगह कोई नया आने वाला है और आपकी जगह मैं। अगर एंड मौके पर आप मुकर जाएं तो सिर्फ मेरा ट्रांसफर नहीं रुकेगा, वो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव चेन धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, सब बिगड़ जाएगा। वैसा ही है जैसे किसी डेटाबेस में एक ट्रांजैक्शन बीच में फेल हो जाए और पूरे सिस्टम को रोल बैक करना पड़े। इसी रोल बैक से बचने के लिए एक बार आपने सहमति के दस्तावेज पर साइन कर दिए तो पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। स्ट्रिक्ट है लेकिन जरूरी है। हाँ, लेकिन इस कठोरता के बीच कुछ दिलचस्प अपवाद भी है। जैसे RB 99/2018, ये 11-1 या ग्रेड पे 1800 के कर्मचारियों पर लागू होता है। इसमें क्या अपवाद है? इनके लिए समान कैडर होने की शर्त हटा दी गई है। ये मुझे थोड़ा हैरान करता है। अभी तो हमने कहा कि कैडर सेम होना चाहिए, फिर लेवल 1 के लिए छूट क्यों? आप खुद सोचिए, क्यों हो सकता है ऐसा? क्या इसलिए क्योंकि लेवल 1 के पदों पर जो बेसिक स्किल सेट चाहिए होता है वो हर विभाग में लगभग एक जैसा ही होता है? बिल्कुल। जैसे एक बेसिक IT सपोर्ट का काम कोई भी कर सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिप्लेस करना मुश्किल होता है। आपकी तकनीकी तुलना एकदम सटीक है। उनका काम बहुत स्पेशलाइज्ड नहीं होता तो प्रशासन को कैडर मैच करने की टेंशन नहीं होती। लेकिन एक और अपवाद है जो इससे भी ज्यादा अनोखा है। अच्छा, वो क्या है? RB 131/2017 के तहत अलग अलग ग्रेड के बीच भी स्वैप किया जा सकता है। वेट, क्या ये तो मास्टर सर्कुलर को पूरी तरह चुनौती देता है। अलग अलग ग्रेड में स्वैप कैसे पॉसिबल है? मैं समझाती हूँ। मतलब एक टेक 1 कर्मचारी जो सीनियर है वो एक टेक 3 कर्मचारी के साथ कैसे स्वैप कर सकता है? दोनों की पे स्केल अलग है।
हाँ, यहाँ सिस्टम ने एक लूप होल को लीगल मान्यता दी है। ये केवल भर्ती ग्रेड या रिक्रूटमेंट ग्रेड में संभव है, लेकिन शर्त यह है कि जो सीनियर कर्मचारी अपने घर जाने के लिए जूनियर के साथ स्वैप कर रहा है, उसे लिखित में स्वीकार करना होगा कि वो डिमोशन ले रहा है। Oh my God, उसे टेक 1 से टेक 3 पर आना होगा और बॉटम सीनियरिटी भी मिलेगी। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब एक इंसान महज अपने परिवार के पास लौटने के लिए अपनी वरिष्ठता तो छोड़ ही रहा है, बल्कि अपने करियर में एक पद नीचे जाने को भी तैयार है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। ये तो वो बात हो गई कि करियर में एक कदम पीछे लेना ताकि निजी जिंदगी में 2 कदम आगे बढ़ा जा सके। ये दिखाता है कि ट्रांसफर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, एक गहरा इमोशनल फैसला भी है। बिल्कुल है, पर इस मानवीय पहलू के साथ साथ हमें उस पहलू को भी देखना होगा जहां ट्रांसफर का इस्तेमाल सिस्टम की सुरक्षा के लिए होता है। पीपीटी के एक हिस्से में विशेष सुरक्षा कवच और एंटी करप्शन रोटेशन की बात की गई है। तो यहाँ नियम थोड़े अलग हैं। यहाँ नियम पूरी तरह पलट जाते हैं। सुरक्षा कवच का मतलब शायद उन स्थितियों से है जहां बॉटम सीनियरिटी नहीं लगती। हाँ, जैसे RBE 59 2023। ओके, इसमें क्या है, अगर किसी कर्मचारी का पद ही खत्म हो जाए, यानी वो सरप्लस हो जाए या मेडिकल कारणों से वो अपना काम ना कर पाए और उसे दूसरा काम दिया जाए, तो नई जगह पर उसकी पूरी सीनियरिटी बरकरार रहती है। ये तो मेक सेंस करता है क्योंकि यहाँ ट्रांसफर उसकी मर्जी से नहीं हो रहा है, ये सिस्टम का फॉल्ट है या कोई मेडिकल मजबूरी है। बिल्कुल, जब सिस्टम आपको हटा रहा है तो वो आपकी सीनियरिटी नहीं छीन सकता। ये नेचुरल जस्टिस है। और इसके उलट जो एंटी करप्शन रोटेशन है वो क्या? वो है आवर्धिक स्थानांतरण या पीरियोडिकल ट्रांसफर। RBE 67 2020 के तहत जो लोग संवेदनशील पदों पर हैं, उनका हर 4 साल में ट्रांसफर अनिवार्य है। संवेदनशील पद मतलब? जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जहां भ्रष्टाचार का रिस्क होता है। अरे, अगर हम इसे वीरूटेक की भाषा में कहें ना, तो ये सिस्टम के रूटीन मेंटेनेंस और कैश क्लियर करने जैसा है, ताकि कोई बग लंबे समय तक एक ही जगह टिक ना सके। हाँ, बिल्कुल। इस मेंटेनेंस के पीछे का लॉजिक समझाने के लिए मैं एक IT ट्रबल शूटिंग की कहानी सुनाती हूँ। हाँ प्लीज। एक बड़ी टेक कंपनी में एक नेटवर्क इंजीनियर था। वो 6 सालों से कंपनी के सारे सर्वर्स का IP असाइनमेंट अकेले हैंडल कर रहा था। उस डेटाबेस की चाबियां सिर्फ उसी के पास थीं। उसने सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया था कि कोई और समझ ही नहीं पाता था। ओहो, ये तो बहुत रिस्की है। हाँ। एक बार वो लंबे छुट्टी पर गया और पीछे से सर्वर में छोटी सी गड़बड़ी आ गई। पूरी टेक टीम लग गई, लेकिन कोई उस कस्टम कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स नहीं कर पाया। पूरा नेटवर्क कई घंटों तक डाउन रहा। ये तो IT का सबसे बड़ा नाइटमेयर है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जब सिस्टम एक इंसान पर डिपेंडेंट हो जाए। एग्जैक्टली, यही बात एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर लागू होती है। अगर कोई अधिकारी सालों तक एक ही कुर्सी पर बैठा रहे, जहां टेंडर पास होते हैं, तो वहां करप्शन का खतरा तो है ही, साथ ही वो निहित स्वार्थ या वेस्टेड इंटरेस्ट बना लेता है। वो सिस्टम को अपनी जागीर समझने लगता है। बिल्कुल। तो ये 4 साल वाला रोटेशन दरअसल सिस्टम का फ्रेश रीबूट है। कोई भी व्यक्ति सिस्टम से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये ट्रबल शूटिंग एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। रोटेशन जरूरी है, लेकिन यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल पैदा होता है। क्या इस रूटीन मेंटेनेंस के नाम का फायदा उठाकर किसी को परेशान किया जा सकता है? मान लीजिए बॉस की जुनिया से नहीं बनती, तो क्या वो ट्रांसफर को एक शॉर्टकट सजा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है और यही न्यायपालिका बीच में आती है। प्रेजेंटेशन का अगला भाग कानूनी अधिकारों पर ही है। मद्रास और झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर बहुत कड़े फैसले दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है? उनका साफ कहना है कि ट्रांसफर को किसी भी स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही या पनिशमेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो वैध और अवैध ट्रांसफर के बीच की लकीर क्या है? वैध ट्रांसफर वो है जो सिर्फ प्रशासनिक हित में हो, जैसे नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। लेकिन अवैध ट्रांसफर वो है जो बिना कारण बताए या किसी गुप्त शिकायत पर रातों रात कर दिया जाए। अधिकारी अक्सर DNDR की लंबी प्रोसेस से बचने के लिए सीधे ट्रांसफर थमा देते हैं। इसे फिर से अपनी टेक की भाषा में समझते हैं। अगर किसी सर्वर नोड में कोई खराबी या मिसकंडक्ट का अंदेशा है, तो एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल। DNAR नियम वही प्रोटोकॉल हैं। कर्मचारी को चार्जशीट मिलनी चाहिए, उसकी लॉग फाइल्स यानी उसका पक्ष देखा जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। आप सिर्फ शक के आधार पर पूरे सिस्टम का हार्ड रीसेट नहीं कर सकते। एकदम सही। अगर ट्रांसफर के पीछे का इरादा दुर्भावनापूर्ण साबित हो जाए, तो कोर्ट ऐसे आदेश रद्द कर देता है। हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इस भारी भरकम जानकारी के बीच ये बात साफ है कि नियमों की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और जो श्रोता अभी इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, ये आपके लिए खुला मंच है। हाँ बिल्कुल। अगर आपके मन में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कोई भी डाउट है या आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीरूटेक कम्युनिटी ऐसे ही अनुभवों से सीखती है और हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चर्चा को समेटने से पहले हमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर भी बात करनी चाहिए, जो PPT के आखिर में है। हाँ, सर्वाइवल टिप्स। पहला सुझाव है डिजिटल ट्रैकिंग का। वो कॉम्ट्रॉन सॉफ्टवेयर वाला ना? हाँ, आज जब सब कुछ क्लाउड पर है, तो फाइलें बाबू की मेज पर कैसे खो सकती हैं? कॉम्ट्रॉन सुनिश्चित करता है कि आवेदन से लेकर रिलीफ होने तक हर कदम का डिजिटल फुटप्रिंट हो। ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा टिप है सही पार्टनर खोजने का। पहले म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पार्टनर खोजना भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। हाँ, लेकिन अब तो टेलीग्राम ग्रुप्स और यूनियन नेटवर्क एक शानदार नेटवर्किंग टूल बन गए हैं। बिल्कुल। और तीसरा टिप, जो हर कानूनी मामले का मूल मंत्र है,
पेपर ट्रेल। लिखित प्रमाण। हाँ, मौखिक आश्वासनों की कोई वैल्यू नहीं है, जो भी हो लिखित में हो। ये टिप्स तो वाकई एक सर्वाइवल किट है। भारतीय रेलवे एक विशाल मशीन है और अगर आप उसका हिस्सा हैं तो आपको उसके गियर और क्लच समझने ही होंगे। एकदम सही कहा आपने। इस चर्चा ने साबित कर दिया है कि सिस्टम जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर आप नियम समझ लें तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन आज के इस डीप ड्राइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? देखिए, आजकल हम कैब बुक करने से लेकर जीवन साथी खोजने तक के लिए एआई और एल्गोरिथम यूज करते हैं। हर जगह डेटा साइंस काम कर रहा है। हाँ, ये बात तो है। तो जरा सोचिए, क्या भविष्य में रेलवे ट्रांसफर के लिए कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड एआई मैच मेकिंग सॉफ्टवेयर बन सकता है जो लाखों कर्मचारियों का डेटा, लोकेशन, होम जोन, कैडर, मेडिकल इश्यूज सब एनालाइज करे। जो काम आज टेलीग्राम ग्रुप्स में सालों लेता है, वो एआई पलक झपकते ही कर दे और परफेक्ट म्यूचुअल स्वैप पार्टनर ढूंढ निकाले। वाओ! सोचकर देखिए, अगर तकनीक का ऐसा इस्तेमाल हो तो लाखों लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ये विचार सिर्फ कल्पना नहीं है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही तार्किक अगला कदम है। टेक्नोलॉजी और नीतियां जब साथ काम करेंगी तो ऐसे ही स्मार्ट सॉल्यूशंस निकलेंगे। और शायद बहुत जल्द वीरूटेक पर हम ऐसे ही किसी क्रांतिकारी एआई सॉफ्टवेयर का रिव्यू कर रहे हों। बिल्कुल, मुझे भी इंतजार रहेगा। तो इसी उम्मीद और इस गहरे विश्लेषण के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही बेहतरीन तथ्यपरक और तकनीकी कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल वीरूटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तुरंत बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली डीप डाइव आपसे किसी भी कीमत पर मिस ना हो। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।